डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशंस ये जेईई एडवांस के सिलेबस में शामिल हो चुके हैं। एलसीआर एसी सर्किट तो सिलेबस में बहुत पहले से है। बच्चों के दिमाग में ये सवाल अक्सर आता है कि वो इस टॉपिक से या दोनों को मिक्स करके डैम्प्ड ऑसिलेशन और एलसीआर सर्किट मिक्स करके कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या वो बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन करने को कहेंगे? लगता तो नहीं। आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली ही पढ़ना है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है, जो रिजल्ट आप याद करते हैं, उसको ठीक से इंटरप्रेट करते हुए, उसके मीनिंग को ठीक से समझते हुए, तो फिर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं इस वीडियो में, एक क्वेश्चन के थ्रू जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चैलेंज करता है। ये एक LCR सर्किट है जिसमें सोर्स नहीं है, एक कैपेसिटर है, लेटर से उसको आपने कुछ चार्ज दे रखा है और एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस के थ्रू आपने उसको स्विच बंद करके शॉर्ट कर दिया। तो इस सर्किट में क्या होगा? इस सर्किट में क्या होगा? आप सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा हिंट भी कर देता हूं कि रेजिस्टेंस छोटा होने से ये अंडर डैम्प्ड सिचुएशन होगी, ऑसिलेशन होगा विथ डिकेइंग एम्पलीट्यूड। पर रेजिस्टेंस बड़ा हो तो क्या होगा? ऐसे केसेस को आपने ठीक से पढ़ा और समझा है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। इस सर्किट में स्विच को बंद कर दिया गया। अब मैंने 4 बार एक्सपेरिमेंट किए। एक बार मैंने उस R की वैल्यू को 0 लिया, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सपेरिमेंट में मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को टाइम के साथ मेजर किया और V और T का एक ग्राफ खींचा। मैंने एक ग्राफ खींचा, हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज चेंजिंग विद टाइम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने R की वैल्यू को 125 ओम रखा, फिर से स्विच को बंद किया और फिर से कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को टाइम के साथ प्लॉट किया। इसी तरह तीसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने R की वैल्यू को 20 ओम रखा, सेम ग्राफ प्लॉट किया। फिर एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट में मैंने R की वैल्यू को 10 ओम रखा और फिर से ग्राफ को प्लॉट किया। ये चारों ग्राफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको बताना है कौन सा ग्राफ रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए। रेजिस्टेंस जब 10 ओम रखा था तो ग्राफ कौन सा है, 20 रखा था तो कौन सा है, 125 रखा था तो कौन सा है, और 0 रखा था तो कौन सा है। ये है 4 ग्राफ। मैंने हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया तो नहीं बना है, लेकिन ऐसा ज़रूर बना है कि वो इसेंशियल फीचर्स जिसको देख के आपको ये डिसीजन लेना है वो ज़रूर साफ साफ दिखाई दे जाए। तो ये 4 ग्राफ हैं वोल्टेज का वेरिएशन टाइम के साथ। आप इन चारों को देखिए और ये बताइए कि कौन सा ग्राफ रेजिस्टेंस की किस वैल्यू से मैच खाता है। बिल्कुल मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन हो गया, हुआ कि नहीं? तो ग्राफ देखिए, R की वैल्यूज लिख लीजिए और ग्राफ को देखिए। वीडियो को बिल्कुल पॉज कर दीजिए, खुद से सोचिए, मैच करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरी बातों को आगे सुनिएगा। इन जनरल वो जो सर्किट आपने देखा था उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V के साथ अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं या कैपेसिटर पे चार्ज के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, एक ही बात है, Q इज C इंटू V। पोटेंशियल के साथ अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं और उसका सोल्यूशन करें तो उसका सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म का आता है। A इज ए कांस्टेंट, अल्फा इज ए कांस्टेंट, ओमेगा इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, यहाँ पे इनफैक्ट ये ऐसा भी हो सकता है। तो एक्चुअली डेल्टा 0 है, π/3 है, π/6 है, पाई है, ये कोई इंपॉर्टेंट इशू है नहीं। डेल्टा की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने टाइम 0 कब चुना है। तो डेल्टा को नहीं लिख के मैंने कोई गलती की है? नहीं। एक्चुअल जो जनरल सोल्यूशन होता है इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें एक ऐसा टर्म कॉस का होता है और ऐसा ही टर्म प्लस में एक साइन का होता है, जिनको हम एक साथ अगर कर दें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है इन जनरल। बट एज आई सेड,
कि डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटर पे डिपेंड करता है। डेल्टा की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए 0 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन जनरल, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू R/2L है और ये जो ओमेगा है उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ओमेगा लिखना है तो इसका रूट कर दीजिए, 1/LC - R²/4L² होता है। अब ये सॉल्यूशन तभी मीनिंगफुल होगा जब ओमेगा एक रियल नंबर हो, विच मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। 1/LC is greater than R²/4L², which means R is less than 2 times of √LC। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं दिस सर्किट इज अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड, डैम्पिंग बहुत बड़ी नहीं है। ऐसे सर्किट में ऑसिलेशन परसिस्ट करता है, ऑसिलेशन रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाएगा। ऑसिलेशन तो रहेगा पर ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है तो आप सभी जानते हैं कि इस सर्किट में LC ऑसिलेशन बिल्कुल साइनोसॉइडल ऑसिलेशन होगा। वोल्टेज जो है वो हमेशा के लिए साइनोसॉइडली ऑसिलेट करता रहेगा। जी हाँ, वोल्टेज जो है वो हमेशा ही साइनोसॉइडली ऑसिलेट करता रहेगा। अगर इस इक्वेशन को भी देख लें, अगर R 0 है तो अल्फा की वैल्यू 0 है, ये A टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा t हो गया, विच मीन्स साइनोसॉइडल ऑसिलेशन। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी जानते हैं। तो R 0 होने से जो ग्राफ VT का सही ग्राफ लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट साइनोसॉइडल ऑसिलेशन, वो तो यही लग रहा है R 0। पर मैंने जो कहा कि अगर थोड़ी बहुत डैम्पिंग है, R इज लेस देन 2 टाइम्स √LC, स्मॉल डैम्पिंग है, उस केस में भी ऑसिलेशन होगा, बट जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। ये एम्पलीट्यूड जो है ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। वोल्टेज का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ ऐसा घटता चला जा रहा है। दैट मीन्स अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए बनाऊं तो वोल्टेज का ग्राफ टाइम के साथ कुछ ऐसा जाएगा, एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। दूसरी बात, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, वो भी जब R 0 था तो ओमेगा इज 1/√LC, लेकिन R की वैल्यू कुछ भी है तो उससे थोड़ा छोटा है, ओमेगा छोटा, फ्रीक्वेंसी छोटी, मतलब एक साइकिल को पूरा होने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप नोट करें तो छोटे R के लिए इसके बाद ये ग्राफ सटीक लग रहा है। इस ग्राफ में क्या हुआ है जरा देखिए तो, इस ग्राफ में ये जो एम्पलीट्यूड 1 2 3 4 5 डिविजन्स के बराबर बताया गया था वो थोड़ा कम हो गया, 1 2 3 4 5 से कम हो गया। अगले साइकिल में जाते जाते ये 1 2 3 4 से भी थोड़ा कम हो गया। ऐसा ही एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपोनेंशियली डिके करता जा रहा है एम्पलीट्यूड। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इस हाफ साइकिल को पूरा करने के लिए इसमें 5 और 5 10 डिविजन्स का टाइम लगा, पर यहाँ पे वो टाइम ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी घट चुकी है। तो एम्पलीट्यूड को भी कम किया गया है और फ्रीक्वेंसी को भी कम किया गया है, टाइम पीरियड बड़ा कर दिया गया है। दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये दोनों देखने में सिमिलर लग रहे हैं, पर इन दोनों को भी अगर कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं यहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा बड़ा है। इन तीनों में कंपेयर करें तो यहाँ टाइम पीरियड सबसे बड़ा दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। यहाँ भी ऑसिलेटरी नेचर मेंटेन किया गया है पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। दैट मीन्स R की वैल्यू बड़ी लगती है। R की वैल्यू बड़ी होने से यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज़्यादा जल्दी घटेगा। ज़्यादा जल्दी घट रहा है क्या? हाँ, यहाँ भी शायद दिखाया गया है 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 से थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया, 1 2 3 4 से थोड़ा ज़्यादा। तो नेचुरली यहाँ एम्पलीट्यूड भी जल्दी कम हो रहा है, फास्ट डीके हो रहा है एम्पलीट्यूड का, और टाइम पीरियड भी बढ़ा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रखी गई है। और ये जो आखिरी वाला ग्राफ है इसमें साफ दिख रहा है कि ऑसिलेटरी कैरेक्टर तो मिसिंग है। ऑसिलेटरी कैरेक्टर नहीं है, मतलब ये
इस केस को एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू रियल नहीं आ रही है, इसका एक्चुअली सोल्यूशन ये नहीं है। डेफिनेटली या तो ये नंबर इससे बड़ा है या शायद दोनों बराबर है, पर ऑसिलेटरी नेचर नहीं है। ऑसिलेटरी नेचर नहीं है मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, और एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है ऐसा, और वोल्टेज साइनोसॉइडली ऑसिलेट कर रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्टेप और आगे बता दूँ कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसको क्रिटिकल डैम्पिंग का केस कहते हैं। ये केस तब होगा जब R 2√L/C के इक्वल है। ऐसे केस में एक्चुअली में वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह का होता है, a + bt e⁻⁻ βt, जहाँ a, b और बीटा सब कॉन्स्टेंट्स हैं। इस केस में ठीक से सुनिए इस सेंटेंस को, क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में सर्किट में एनर्जी का लॉस सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज डैम्पिंग होती है। क्रिटिकल डैम्पिंग का केस वो केस है जब ये नंबर इसके इक्वल है, R = 2√L/C। इस केस में डैम्पिंग सबसे फास्ट होती है। तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था, इसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे कि ये क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है या ओवर डैम्पिंग का केस है, बट उनमें से ही कोई केस है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि R की वैल्यू जो है इस केस में इस और इस केस से तो कहीं ज़्यादा ही है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं इसमें डेफिनेटली R 125 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही वो क्रिटिकल डंपिंग ना हो, ओवर डैम्पिंग का केस हो, पर हम ये डिसीजन तो ले सकते हैं कि R 125 उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। R 0 जो है वो डेफिनेटली पहले वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और 10 और 20 में कैसे डिसीजन लेना है मैंने आपको बताया। R जब 20 होगा तो डैम्पिंग ज़्यादा तेज होगी और एम्पलीट्यूड ज़्यादा फास्ट डीके करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो भी कम होगी, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो R 20 का केस ये है, R = 10 ओम का केस ये है। एक्चुअली में अगर ओवर डैम्प्ड सिचुएशन, ओवर डैम्प्ड उसको कहते हैं जब ये नंबर एक्चुअली इससे बड़ा हो। एक केस तो है जब ये इससे बड़ा है, मतलब ये इससे छोटा है, तो ऑसिलेटरी एम्पलीट्यूड घटेगा बट ऑसिलेटरी मोशन होगा। मोशन भूल रहा हूँ, ऑसिलेटरी फ्लक्चुएशन वोल्टेज का, करंट का, चार्ज का, जिसका भी बोल रहे हैं, ऑसिलेशन होगा। ये दोनों जब इक्वल हैं तो क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है। इस केस में एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से गिरता है, ये सबसे फास्ट डैम्पिंग इसी केस में होती है। और एक तीसरा केस जब ये नंबर इससे बड़ा है उसको हम ओवर डैम्प्ड केस कहते हैं। ओवर डैम्प्ड केस में भी जो डीके है वो ऐसा ही होता है। इनफैक्ट बहुत बड़े आर के लिए, बहुत बड़े रेजिस्टेंस के लिए ये जो ग्राफ का ये हिस्सा है, ये लगभग जैसे एक आरसी सर्किट में वोल्टेज का डीके होता है कैपेसिटर के क्रॉस एक्सपोनेंशियल, वैसा ही डीके वाला कर्व ये दिखाई देगा। एक और बात बच्चों ध्यान देना, इन सभी कर्व्स में, सभी में टाइम जीरो पे ये जो बनाने की कोशिश की है मैंने, ये जो dV/dt है, इट हैज़ टू बी 0। टाइम जीरो पे सर्किट में इंडक्टर है, जैसे ही स्विच बंद किया करंट कुछ भी नहीं है। इस समय कैपेसिटर के क्रॉस सोच के देखिए, ठीक इस वक्त टाइम जीरो पे, 0+ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज 0। तो ये कोई भी ग्राफ मैंने जो बनाया हो, यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 ही होगा। सभी ग्राफ में इट शोज़ कि यहाँ पे एक इंडक्टर जरूर प्रेजेंट है। इसमें भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है मैंने कि स्लोप 0 है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्रिटिकल डैम्प्ड केस में और ओवर डैम्प्ड केस में मोरलेस एक जैसा देखने को मिल रहा है, पर क्रिटिकल डैम्प्ड अगर ये होता, इसी ग्राफ को अगर मैं यहीं पे एक और बना दूं, तो ये और फास्ट डीके होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत जल्दी ऐसे चला जाएगा क्रिटिकल डैम्प्ड। तो आपने इमेज द कॉलम क्वेश्चन बना लिया। मिलते हैं अगले